इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हमें रात के वक्त पर एक विक्रम नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि अपना बैग लेकर कहीं जाने की कोशिश कर रहा होता है। दरअसल दोस्तों विक्रम एक टैक्सी वाले के करीब पहुंचता है और उस टैक्सी वाले से बोलता है कि क्या आप मुझे धवलगढ़ की हवेली छोड़ देंगे। पहले तो वो टैक्सी वाला मना कर देता है कि उस भूतिया हवेली के पास कोई नहीं जाना पसंद करता, क्योंकि धवलगढ़ की हवेली एक हॉन्टेड हवेली है और दोस्तों उस हवेली के अंदर एक दानव का साया है। बट विक्रम जब उसे जिद करता है तो दोस्तों वो टैक्सी वाला उसे हवेली पर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो उसे ज़्यादा पैसे देने वाला था। अब तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है विक्रम उस गाड़ी के अंदर पहुंचकर फौरन ये लोग हवेली के लिए निकल जाते हैं। अब ये रास्ता बहुत ही लंबा होने वाला था, इसीलिए दोनों आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं और वो ड्राइवर विक्रम से बोलता है कि क्या आप उस हवेली के पास क्यों जा रहे हो, आपने सुना नहीं है उस हवेली की दर्दनाक कहानियों के बारे में। वो बोलता है कि उस हवेली के अंदर एक दानव रहता है। और दोस्तों जब वो ये बात सुनता है तो विक्रम उस ड्राइवर से बोलता है कि अभी तुमको आधी कहानी मालूम है, तुम्हें पूरी कहानी पता ही नहीं है। वो ड्राइवर विक्रम से बोलता है कि क्या आप मुझे पूरी कहानी बता सकते हैं। तभी दोस्तों वो जो विक्रम नाम का व्यक्ति था वो उसे उस धवलगढ़ की हवेली की पूरी कहानी बताता है जहां वो जा रहा है। आज से लगभग 30 साल पहले उस धवलगढ़ की हवेली के अंदर उसके मामा सा रहा करते थे, जो कि उसी धवलगढ़ की हवेली के महाराज थे, रुद्र प्रताप सिंह। उनकी शादी नहीं हुई थी। रुद्र प्रताप सिंह के एक भाई भी उनके साथ में रहा करते थे जिनका नाम कुंवर सिंह था। उनकी भाई की पत्नी जिनके 2 बच्चे थे, एक का नाम रतन सिंह और एक का नाम वीर सिंह था। और हमारे मामा सा की एक दूर की बहन जो कि दिल्ली में रहा करती थी, उन बहन का लड़का मैं हूँ। यानी कि रुद्र प्रताप सिंह कोई और नहीं बल्कि विक्रम के मामा सा होते हैं। विक्रम बोलता है कि सब कुछ ठीक ही चल रहा था, बट एक रात हमारे जो मामा सा थे रुद्र प्रताप सिंह, वो अपने साथी के साथ में जंगल में शिकार पर निकले थे। उन्हें एक शेरनी का शिकार करना था। उन्हें जंगल में एक शेरनी दिखाई दी। जब उन्होंने उसके ऊपर बंदूक चलाई तो वो एक्चुअल में शेरनी पर नहीं बल्कि किसी लड़की पर लगी थी। जब वो उस लड़की के करीब बढ़ते हैं तो वो पाते हैं कि वो लड़की ज़मीन पर पड़ी हुई थी। बट वो जैसे ही उस लड़की का चेहरा देखते हैं तो हमारे मामा सा को उस लड़की से पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। वो बोलता है कि मामा सा उस औरत को, उस अनजान औरत को अपनी हवेली में लेकर आ जाते हैं और उसका अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करके उसे पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। और मामा सा फैसला कर लेते हैं कि अब वो उस औरत से शादी करके उसके साथ अपना घर बसाएंगे। मामा सा का पूरा परिवार इस फैसले से नाखुश था, क्योंकि सब लोगों का ये मानना था कि वो जो औरत है वो एक बहुत ही रहस्यमयी औरत है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। कुछ टाइम के बाद मामा सा को पता चला कि उसकी जो पत्नी है होने वाली, वो घर से बहुत ज़्यादा गायब रहती है। इसलिए मामा सा ने फैसला किया कि वो उस औरत से जाकर मिलेंगे। उस औरत का नाम रेशमा होता है। मामा सा उसे ढूंढते ढूंढते जंगल के अंदर पहुंच गए थे और जंगल के अंदर उन्हें एक बंद पड़ी गुफा दिखाई दी। जब वो उस गुफा के अंदर एंटर हुए तो उन्होंने जाकर देखा कि वो जो औरत थी जिसका नाम रेशमा है, वो एक्चुअल में कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। मामा सा ने उस औरत का असली रूप देख लिया था। उस औरत का असली रूप देखकर वो पूरी तरह से अचंभे में चले गए। अब उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो रेशमा से अलग हो जाएंगे। जब वो घर पर आते हैं तो रेशमा भी उनके साथ में आती है, लेकिन वो रेशमा से साफ साफ बोल देते हैं कि अब वह उसके साथ नहीं रहना चाहते। सारे परिवार वाले मामा सा के इस फैसले से खुश थे, लेकिन रेशमा जाते जाते मामा सा से ये बोलकर जाती है कि मैं तो जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारा जो अंश है जो कि मेरे पेट के अंदर है वो इस बदले को ज़रूर लेगा और इस धवलगढ़ की हवेली का नया वारिस बनेगा। चूँकि सब लोगों के सामने नहीं बट मामा सा ने उस औरत के साथ संबंध बनाए थे जिससे उनको एक औलाद पैदा होने वाली थी। जब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी रेशमा प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो एक बार उसी गुफा के अंदर जाते हैं कई सारा खजाना लेकर और रेशमा से बोलते हैं कि हम ये इसीलिए लेकर आए हैं जिससे कि तुम अपने होने वाले बच्चे की इस खजाने के जरिए देखभाल कर सको, ये तुम्हारे काम आएगा। रेशमा को ऐसा लगा था जैसे कि मामा सा उसे अपनाने के लिए आए हैं, बट ये चीज़ देखकर उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया और उसने अपना रूप एक चुड़ैल की तरह बना लिया और रेशमा
अब हमारे मामा साहब को श्राप देती है कि वो जो बच्चा पैदा होने वाला है वो ही तुम्हारी जायदाद का असली वारिस बनेगा और अपना हक लेकर रहेगा। ये देखकर दोस्तों मामा साहब बहुत ज्यादा डर गए थे। अब तभी वो आगे विक्रम बताते हुए बोलता है, इस घटना के बाद मामा साहब धवलगढ़ की हवेली को छोड़कर हमेशा के लिए दिल्ली रहने के लिए चले गए थे। वहां पर उन्होंने एक लड़की से शादी भी की थी जो कि प्रेग्नेंट थी। जब उनकी दूसरी बीवी प्रेग्नेंट थी तो वो उसे वापस से इसी धवलगढ़ की हवेली में लेकर आ चुके थे। उन्हें ऐसा लगा कि शायद वक्त के साथ सब कुछ पहले जैसा ठीक हो चुका होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस चुड़ैल की जो संतान थी वो एक दानव की तरह थी। उस दानव ने मामा साहब की दूसरी पत्नी की हत्या कर दी थी क्योंकि उसके पेट के अंदर धवलगढ़ की हवेली का नया वारिस पल रहा था। जैसे ही मामा साहब की दूसरी पत्नी की हत्या हो गई तो सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो दानव वो बदला लेने के लिए जरूर लौटेगा। इसीलिए मामा साहब के कुछ आदमियों ने मिलकर एक आचार्य जी से बात की और उन लोगों ने फैसला कर लिया कि अब वो उस चुड़ैल को और उसके बेटे को दोनों को जान से मारकर खत्म कर देंगे। ये लोग उसी रात को उस जंगल के बीच बनो बनी गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। ये जैसे उस गुफा के अंदर जाते हैं तो वहां इन्हें वो चुड़ैल दिखाई देती है। वहां इन लोगों के साथ में एक आचार्य भी गया हुआ था जो कि उस चुड़ैल को जान से मारकर खत्म कर देता है। वो उसी गुफा के अंदर उस चुड़ैल को जला देता है। बट हैरानी की बात तो ये थी कि वो लोग उस चुड़ैल के बेटे को नहीं मार पाए थे। उन्होंने पूरी गुफा के अंदर आग लगा दी थी, इसीलिए उन्हें ऐसा लगा कि शायद वो चुड़ैल का बेटा यानी कि वो दानव भी इसी गुफा के अंदर मर चुका होगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। फिर धीरे धीरे करके वक्त बीतता गया और मामा साहब को एक नए वारिस की तलाश थी जो कि धवलगढ़ की हवेली का नया वारिस बने। और उस नए वारिस के रूप में लिया गया रतन सिंह नाम के हमारे मामा साहब के भाई के बेटे को। रतन सिंह जब धीरे धीरे करके बड़ा होता गया, उसकी उम्र 22 साल के करीब हो चुकी थी, तो उन लोगों ने मिलकर रतन सिंह की शादी करवा दी और उसे इस हवेली का वारिस होने का खिताब दे दिया। मामा साहब ने उसे आशीर्वाद भी दिया था कि वो हमेशा खुश रहे, बट उनकी खुशी को एक बहुत भयानक नजर लगने वाली थी। ये बात वो नहीं जानते थे। अभी उनकी शादी को केवल कुछ दिन ही हुए थे कि उन्हें भी उसी हवेली के अंदर वो चुड़ैल और वो दानव दिखाई देने लगे। रतन सिंह इस बुरे सपने को भुलाने की बहुत कोशिश करते थे। उन्हें लगता था कि शायद ये सिर्फ उनका बुरा सपना है, इसीलिए वो एक बार अपनी वाइफ को लेकर कहीं घूमने के लिए गए हुए थे। रास्ते में उनकी गाड़ी उसी जंगल में जाकर खराब हो जाती है और जब वह लोग उस गाड़ी से उतरने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस जंगल के अंदर कोई तो दानव जरूर है। उस जंगल के अंदर वही खूंखार दानव होता है जिसका चेहरा बहुत ही भयानक था और वो उस रात रतन सिंह को जान से मारकर खत्म कर देता है। रतन सिंह की मौत के बाद सारे के सारे परिवार वाले पूरी तरह से टूट चुके थे और फिर से परिवार वालों ने दोबारा किसी आचार्य जी को बुलाया और फैसला किया कि अब उस दानव का भी खात्मा करना होगा। उस हवेली का वारिस अब कोई बचा नहीं था, इसीलिए रतन सिंह के छोटे भाई वीर को बनाना पड़ा। वीर ने वो जिम्मेदारी ले भी ली थी कि वो उस हवेली का वारिस बने। फिर ये लोग एक रात वीर को लेकर उसी गुफा के अंदर चले जाते हैं जहां पर वो दानव रहता है। वो लोग गुफा के अंदर उस दानव का काफी इंतजार करने की कोशिश करते हैं, बट वो दानव गुफा के अंदर नहीं आता। इसीलिए आचार्य जी कुछ लोगों को बाहर पहरेदारी पर भेज देते हैं, लेकिन बाहर जो लोग पहरेदारी कर रहे थे उनके ऊपर एक एक करके वो दानव अटैक करना शुरू कर देता है। उस दानव की शक्तियां इतनी खतरनाक थी कि कोई भी उसका मुकाबला कर ही नहीं पाता था। जब आचार्य जी बाहर गए और उस दानव को रोकने की कोशिश की तो उस दानव ने आचार्य जी को इतनी बुरी मौत दी जिस मौत की कल्पना आचार्य जी ने कभी नहीं करी होगी। आचार्य जी के मरने के बाद सब लोगों ने उस दानव को मारने की उम्मीद छोड़ दी थी। वो दानव दोबारा किसी गुफा के अंदर आया जहां पर वो हवेली का वारिस वीर मौजूद था। वीर उस दानव से फाइट करने की कोशिश कर रहा था, बट वो भी उस दानव के आगे ज्यादा देर नहीं टिक पाया। वीर के पिता भी उसी जगह छुपे हुए थे जो कि एक हथियार से उस दानव को मारने की कोशिश करते हैं, बट वो दानव की जगह वो हथियार अपने बेटे में ही मार देते हैं धोखे से। उन्होंने खुद अपने हाथों से अपने बेटे को मार डाला था। जब वीर की मौत होती है तो पूरा का पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो चुका है। वीर की मौत के बाद हमारे मामा साहब रुद्र प्रताप सिंह इतने सदमे में चले चुके थे कि उन्हें अब अपनी जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो हर रोज टेंशन में रहते थे। उन्होंने खाना पीना भी बंद कर दिया था। उनको अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी गलती का पछतावा था। विक्रम आगे बोलते हुए बताता है कि अब
उस हवेली का अगला वारिस मैं हूँ जो कि रुद्र प्रताप सिंह की बहन का बेटा हूँ, इसीलिए मुझे उस हवेली में बुलवाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों वो ड्राइवर विक्रम से बोलता है कि साहब इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उस हवेली में क्यों जा रहे हो, क्या आपको अपनी जान प्यारी नहीं है? विक्रम उस ड्राइवर से बोलता है कि मैं उस हवेली का वारिस नहीं बनना चाहता, बल्कि मैं तो उस हवेली के पेपर्स पर साइन करवाने के लिए जा रहा हूँ, जिसके बाद हम लोग इस हवेली को बेचकर हमेशा के लिए दूसरे शहर में जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। मैं अपने मामा साहब को अपने साथ शहर लेकर चला जाऊंगा। दोस्तों ये बोलते बोलते ये लोग फौरन ही आगे की ओर को बढ़ते जा रहे थे और फिर कुछ देर के बाद ये लोग फाइनली धवलगढ़ की उस मनहूस हवेली तक पहुंच ही जाते हैं। उस दानव का इतना कहर था कि आसपास कोई भी उसके खौफ के मारे भटकता नहीं था। ये लोग जैसे उस हवेली के अंदर पहुंचते हैं तो ये लोग दोस्तों जैसे हवेली के अंदर एंटर करते हैं तो इन्हें परिवार के एक एक सदस्य की लाश मिलती है उस हवेली के अंदर। विक्रम ये देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि आखिर ये सारे के सारे लोग कैसे मारे गए। नौकर से लेकर जितने लोग उस हवेली में रहा करते थे सारे के सारे लोग मरे पड़े हुए थे। फिर तभी दोस्तों वो फौरन ही पहुंचता है अपने मामा सा रुद्र प्रताप सिंह के कमरे में, और वो जैसे ही अपने मामा सा के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि उसके मामा सा जिंदा है। उनकी शक्ल बता रही थी कि शायद वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है। उसके मामा शाह जब विक्रम को देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो उससे एक बात बोलते हैं कि बेटा विक्रम तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मामा साहब अपने हाथ में एक बंदूक पकड़े हुए थे और वो उस बंदूक से अपने आप को शूट करके खुद की जान ले लेते हैं। विक्रम ये देखकर दोस्तों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने अपने मामा साहब को खो दिया था। विक्रम अपने मामा को पकड़कर रोते हुए बोलता है कि सारे के सारे लोग मारे जा चुके हैं, खत्म हो चुकी है इस धवलगढ़ की कहानी, एंड ऑफ द स्टोरी। बट जब वो ऐसा बोलता है तो वो जो ड्राइवर उसके बगल में बैठा था वो विक्रम से बोलता है कि साहब अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि अभी आप जिंदा हो। बस दोस्तों उसने ऐसा बोला ही था कि फौरन ही विक्रम उसकी तरफ पीछे मुड़कर देखता है। बट दोस्तों वो जो ड्राइवर था वो एक्चुअल में कोई ड्राइवर नहीं बल्कि उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और वो एक फौरन ही दानव का रूप धारण कर लेता है, यानी कि ये कोई और नहीं बल्कि वही दानव होता है। वो दानव बोलता है कि जब तक इस धवलगढ़ की हवेली का कोई भी वारिस जिंदा रहेगा ये कहानी अभी खत्म नहीं होगी। और दोस्तों तभी हमको दिखाया जाता है वो दानव विक्रम पर अटैक करके उसे जान से मारकर खत्म कर देता है और कहता है कि अब इस कहानी का अंत होता है। देखा दोस्तों आप लोगों ने कि इतना खतरनाक दानव था जिसने पूरी की पूरी संतानों को ही मिटा डाला। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।